बिल्कुल। और अब बात उत्तराखंड से आ रही सबसे बड़ी खबर की करते हैं। एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन में आईएएस अफसरों में भारी फेरबदल की खबर है। देखिए, 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तबादला सूची जारी हुई है। मुख्य सचिव एसएस संधू को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। एसएस संधू अब दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त का पद भी संभालेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को गृह विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी होंगी। ये पहाड़ पर बड़ा फेरबदल, उसके हाइलाइट्स आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कृषि उत्पाद आयुक्त बने हैं और इसके अलावा उन्हें ग्राम्य विकास और शहरी विकास राजस्व भी मिला है। आरके सुधांशु वन पर्यावरण के प्रमुख सचिव बनाए गए, जबकि प्रमुख सचिव एल फेनी समाज कल्याण आयुक्त होंगे। आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के नए सचिव होंगे और उनके पास ऊर्जा विभाग का भी दायित्व रहेगा। तो ये तमाम बड़े फेरबदल हुए हैं। देखिए, कौन कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, किससे क्या जिम्मेदारी मिल रही है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहाड़ पर ये बड़ा फेरबदल हुआ है। हाइलाइट्स पॉइंट्स क्या है उसके, वो भी आप लगातार देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री की विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार होंगे। शैलेश बगोली सचिव कार्मिक सतर्कता होंगे। इसके अलावा सचिव राधिका झा को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद हांकी परिवहन सचिव बनाए गए। तो आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। रविनाथ रमन को विद्यालय शिक्षा तकनीकी शिक्षा का जिम्मा। रंजीत सिन्हा आपदा प्रबंधन के सचिव होंगे और सचिव पंकज पांडे को औद्योगिक खनन, आयुष विभाग और आयुष शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है। और चलिए, इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से। उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। पंकज, देखिए, 15 दिनों तक भारी मशक्कत करनी पड़ी कि किसको कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, और 15 दिनों की मशक्कत के बाद अब तस्वीर साफ है। किस किस को कहां पर शिफ्ट किया गया, किसको क्या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, बताइए जरा विस्तार से। बिल्कुल दीपा, देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार जो अधिकारियों के तबादलों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन पर कल रात विराम लग गया है और लंबे समय से ये सूची बनी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की हामी के बाद इनको जारी नहीं किया गया था। कल देर रात ये सूची जारी कर दी गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात देखेंगे तो, क्योंकि एबीपी गंगा पहले से ही कह रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव किया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो पहले आनंद वर्धन थे उनको वहां से हटा दिया गया है और ये जिम्मेदारी अब आर मीनाक्षी सुंदरम और अभिनव कुमार को दी गई है। अभिनव कुमार पहले भी मुख्यमंत्री के साथ अटैच थे, वो पहले भी उनका काम देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें वरिष्ठ प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी पर रखा गया है और वहां पर वो इसके साथ साथ अन्य विभाग भी महत्वपूर्णता के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ आर मीनाक्षी सुंदरम को भी वहां का सचिव बनाया गया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात अगर देखेंगे तो राधा रतूड़ी त्रिवेंद्र सरकार के दौरान भी वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच थी, वो वहां पर जिम्मेदारी देख रही थी। इस बार उन्हें एसीएस के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अटैच किया गया है और गृह विभाग की उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि क्योंकि राधा रतूड़ी को सुलझे हुए अधिकारी के तौर पर देखा जाता है और लंबे समय से वो प्रशासनिक तौर पर वहाँ काम भी कर रही हैं। सचिवालय प्रशासन के तौर पर अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी देख रही हैं। कहीं भी वो इस कैसे भी अन्य विवादों में नहीं रही हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वही अगर हम देखें तो दूसरे जो अन्य विभाग है, पंकज पांडे की बात करें तो उनके पास हालांकि पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनकी जिम्मेदारी वो लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें और भी अहम विभाग दिए गए हैं। चाहे हम खनन की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, अन्य विभागों की करें, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण विभागों में माने जाते हैं। तो इस तरह से बदलाव किया गया है, सोच समझ के एक रणनीति के तहत ये पूरे प्रशासनिक अमले में बदलाव किया गया है। 21 अधिकारियों के कल तबादले किए गए हैं, जिनमें विभागों में अलग अलग बदले गए हैं। रविन्द्र रमन जो पहले भी महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे थे और गढ़वाल आयुक्त भी वो रहे हैं, तो उनको देखिए शिक्षा का विभाग दिया गया है। शिक्षा भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है, तो उनको सचिव शिक्षा बनाया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी लंबी सूझबूझ के साथ ही पूरा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव जो एसएस संधू हैं, उनको स्थानिक प्रशासनिक दिल्ली का भी आयुक्त बनाया गया है। तो ये चीजें अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं ये अभिसूत इशारे कर रही है कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से अधिकारियों से एक काम लेना चाहते हैं और इसीलिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है। एक बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि पर्यटन सचिव जो दिलीप जवलकर हैं, उन पर लंबे समय से पर्यटन सचिव है, वो लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है, नहीं छेड़ा गया है। वो अपने पर्यटन सचिव के तौर पर ही इस बार जिम्मेदारी देखते रहेंगे। सौजन्य निर्वाचन प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, वो वहाँ देख रही हैं, उनको भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमएसएमई का जिम्मा दिया गया है। तो इस तरह
तरह से अगर दीपा देखा जाए तो अलग अलग जी, अधिकारियों जी, को पंकज। महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे अब ये बेहतर तरीके से काम कर ठीक है सकते हैं, क्योंकि पंकज, अब लंबे इन समय पर से जिम्मेदारी ये अधिकारियों में होगी। बदलाव को लेकर ठीक है, चर्चा चल ठीक है, इन पर जिम्मेदारी ये होगी कि जो जो विभाग इनको दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी इनको दिए गए हैं, उनको ये बखूबी निभाएं। और बहुत सारे ऐसे इनमें से नाम हैं जिनको लेकर बीपी गंगा पहले ये कह रहा था कि इनके नामों को लेकर मंथन हो रहा है। अब वही भी हुआ, 15 दिन की कड़ी मशक्कत, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे, आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट वो छोड़ेंगे। सीएम से मुलाकात कर कैलाश ने इस्तीफा की पेशकश कर दी है, आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। सबसे पहले जब खटीबा से चुनाव पुष्कर सिंह धामी हारे थे, नतीजे सामने आए थे, तो सबसे पहले कैलाश गहतोड़ी ही वो नेता थे, वो विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात सीएम के लिए कही थी। और अब चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज माना जा रहा है कि कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा भी दे देंगे। और देखिए, बहुत जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से साधु संत लगातार ये मांग कर रहे थे कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और लगातार ये मांग बढ़ती जा रही थी और इसी मांग पर सीएम धामी अब सहमत हो चुके हैं और उन्होंने वेरिफिकेशन के निर्देश भी दे दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गैर हिंदू चारधाम की यात्रा में नहीं जा पाएंगे? कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा पर सबसे बड़ा फैसला। जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। चारधाम की यात्रा में नहीं जा पाएंगे गैर हिंदू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश है चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर। बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए सीएम धामी ने साफ कहा कि चारधाम की यात्रा करने वालों का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सीएम धामी ने हवाला दिया, साधु संत लंबे समय से चारधाम क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। उत्तराखंड की सियासत के सेंसेक्स में आज तेजी के साथ उछाल आया। साधु संतों की धामी सरकार से वो मांग जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की बात कही है, उसको सवालिया लहजे में जब मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये मूल संस्कृति का विषय है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का विषय है और उत्तराखंड धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ चार धाम हैं और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यहाँ लगती है, इसलिए सुरक्षा, धर्म और आस्था और मूल संस्कृति के लिहाज से बेहद जरूरी है कि बाहर से आने वाले लोगों का यहाँ पर सत्यापन कराया जाए। सरकार ने यह फैसला उस मांग के बाद लिया है जो साधु संतों की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। गैर हिंदुओं को लेकर बात हुई तो मामला सियासी भी हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने तुष्टीकरण का मुद्दा छेड़ दिया। अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की परंपरा में इस तरह के वेरिफिकेशन की कभी बात नहीं आई। अंदर मंदिरों में वही जो प्रवेश करता आस्थावान होता है वही करता है, कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है, लेकिन मंदिर का जो स्थल है एक बहुत बड़ा टाउनशिप होता है, उसमें अपने लोग कारोबार के लोग भी जाते हैं। तो अभी तक हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्तियाँ नहीं थी। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव क्या केवल चारधाम यात्रा के दौरान चलेगी या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी?
अभी इस बात का मैकेनिज्म तैयार होना बाकी है कि किन के लिए ड्राइव चलाई जा रही है और इस ड्राइव का एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कौन सी वो एजेंसी होगी जो सत्यापन करेगी और उसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, क्या उसके पास कानूनी अधिकार भी होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्ति का एक वेरिफिकेशन कराया जाए। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद होने वाली इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन गैर हिंदुओं के जिक्र ने इस बार की यात्रा को राजनीतिक भी बना दिया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। विद्यापीठ पर एबीवीपी का कब्जा हुआ है। अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, छात्र सभा की विजय हुई है और उपाध्यक्ष पद पर महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और संकाय प्रतिनिधि के पद पर एबीवीपी का दबदबा रहा है। यहाँ के छात्र संघ में लंबे समय से समाजवादी छात्र सभा का दबदबा रहा है और देखिए जो इस बार छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष पद पर समाजवादी छात्र सभा का दबदबा है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव का ये परिणाम है। अध्यक्ष पद पर देखिए सपा से जुड़े समाजवादी छात्र सभा की विजय हुई है। उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री पद पर एबीवीपी का कब्जा है और इसके साथ छात्र संघ में लंबे वक्त से आपको याद है कि समाजवादी छात्र सभा का दबदबा रहा था और एक बार फिर से वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नतीजे हैं वो बहुत चौंकाने वाले आप नहीं कह सकते हैं। यही लगातार उम्मीद भी वहां पर की जा रही थी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव के ये परिणाम है। अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील एसोटेक बिल्डर का नक्शा जीडीए ने किया निरस्त। ये बड़ी जानकारी। भूखंड संख्या GH1 पंचशील बिल्डर का नक्शा निरस्त किया गया है। भूखंड संख्या GH12 एसोटेक बिल्डर का भी नक्शा निरस्त किया गया और देखिए गलत तरीके से स्वीकृत कराए गए थे नक्शे, ये जानकारी मिल पा रही है। और भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने उठाया था ये पूरा मामला। जीडीए उपाध्यक्ष के साथ सीएम योगी से उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत पर एसडीएम सदर से भू स्वामित्व का परीक्षण कराया गया। जांच रिपोर्ट में गलत तरीके से नक्शा स्वीकृत करने की पुष्टि भी हो गई थी। बिल्डिंग के दोनों नक्शों को निरस्त किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एसोटेक बिल्डर का भी नक्शा इसमें निरस्त हुआ है क्रॉसिंग रिपब्लिक में। इसके साथ ही पंचशील एसोटेक बिल्डर यानी कि पंचशील और एसोटेक बिल्डर इन दोनों का ही नक्शा निरस्त किया गया है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं।